डिस्कस कर रहे थे हमने आई गेस इंडिविजुअल का स्टेटस कर लिया था ना। कंपनी हमारा हो गया था कि रह गया था? कंपनी करना था हमने, कंपनी करना है। ओके चलें जी, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी रेजिडेंट कब होती है उसको डिस्कस करते हैं और आई गेस इसके बाद हमारा ये ख़त्म हो जाएगा और हम फिर स्टार्ट कर देंगे अपना सेल्स टैक्स हाथ से। रेजिडेंट कंपनी क्या होती है? हाँ जी, कंपनी रेजिडेंट कब होती है उसको हमने देखना है, उसका क्राइटेरिया जो है उसको हमने समझना है, क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से वो रेजिडेंट होगी। रिमेंबर, कंपनी को रेजिडेंट कंसीडर करने के लिए हमारे पास तीन बातें हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक भी फुलफ़िल हो गई तो हम क्या समझेंगे, कंपनी जो है उसको हम रेजिडेंट कंसीडर कर रहे होंगे। सबसे पहला क्या है कि कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट, कंपनी अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान के किसी भी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड हुई है ना, वो हमारी क्या कंसीडर होगी, हमेशा रेजिडेंट कंपनी कंसीडर होगी। कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, कोई भी कंपनी अगर पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के किसी भी कानून के मुताबिक, तो वो क्या कंसीडर होगी, हमेशा रेजिडेंट कंपनी कंसीडर होगी। इज दैट क्लियर? अब पेपर में हमारे पास कानून कौन सा गिवन कर सकता है? कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट। कोई भी कंपनी इसके मुताबिक रजिस्टर्ड है तो वो क्या रहेगी, हमेशा रेजिडेंट कंपनी कंसीडर हो रही होगी। रिमेंबर, एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कि जी कंपनी का कंट्रोल कहाँ पे है, मैनेजमेंट कहाँ पे है, वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ है, अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना, उसके लिए कोई सेकंड रूल नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, वो क्या होगी, हमेशा रेजिडेंट कंपनी कंसीडर होगी। उसके लिए हमने कोई सेकंड ओपिनियन, कोई सेकंड रूल जो है वो तलाश नहीं करना। अच्छा, उसके अलावा जो हमारी वो कंपनीज़ जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनके लिए कौन सा रूल है कि अगर किसी भी कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में मुकम्मल, मतलब पूरा कंट्रोल और पूरा मैनेजमेंट एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में अवेलेबल हुआ, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कह देंगे, रेजिडेंट कंपनी कह देंगे। ये किस कंपनी के लिए है? जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है ना, वो क्या होगी, हमेशा रेजिडेंट ही कंसीडर होगी। जो हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड नहीं है उसका कानून क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर मुकम्मल एक दिन के लिए भी साल का यहाँ पे मौजूद हुआ, उसे हम क्या कह देंगे, उसको हम रेजिडेंट कंपनी कंसीडर कर देंगे। इसके अलावा तीसरे पे हमारे पास आती हैं जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वगैरह होती हैं, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी क्या कहलाती हैं, रेजिडेंट कंपनी कैटेगरीज़ में कंसीडर हो रही होती हैं। तो ये किसके क्राइटेरिया है, रेजिडेंट कंपनी के। उसके बाद AOP हमारी रेजिडेंट कब होती है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया है कि इसका कंट्रोल और इसका मैनेजमेंट होली या पार्टली, मतलब एक आधा पार्टनर, एक आधा मैनेजर या पूरे पार्टनर और पूरी की पूरी मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में एक टैक्स ईयर में एक दिन के लिए भी एग्जिस्ट कर गए तो हम क्या मानेंगे, हम इसको रेजिडेंट AOP मान रहे होंगे। तो AOP में और कंपनी के क्राइटेरिया में सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो जो है हमारे पास होली होनी चाहिए, ये होली या पार्टली एक दिन के लिए भी सिचुएट किए तो ये क्या होंगे, रेजिडेंट कंसिडर हो रहे होंगे। इज दैट क्लियर? पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सारे पार्टनर, सारी मैनेजमेंट। इससे रिलेटेड सवाल करते हैं ज़रा। AOP में कोई कुछ भी पार्टनर आ जाए, एक आधा पार्टनर भी हुआ तो रेजिडेंट है वो। कहते हैं जी ये आपने एक्सप्लेन करना है, मुझे बताना है, मैं आपसे पूछूंगा, एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2021। पहला है जी, मिस्टर रज़ा is working as director operation in the Ministry of Tourism. On 15th July he was posted to Pakistan embassy in Italy for 2 years. क्यों रेजिडेंट है? सरकारी मुलाजिम जो है ना, मतलब जो हाजी साहब होते हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, हमारे रेजिडेंट ही रहेंगे, उनके लिए हम कोई दूसरा रूल
नहीं लेके आते। तो जहाँ पे भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ गया वो क्या होगा, हमेशा रेजिडेंट ही कंसिडर होगा। बताएं जी, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? रीज़न? थर्ड बताएं। कहते हैं जी ऑन 1 फरवरी 2021 मिस्टर समील वॉज सेंट टू पाकिस्तान बाय हिज यूके बेस्ड कंपनी टू वर्क ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट। ही लेफ्ट पाकिस्तान ऑन 23 अगस्त 2021। रूल क्या है? 183 डेज एक टैक्स ईयर में। टैक्स ईयर हमारा कौन सा है? 2021 है। इसका मतलब ये टैक्स ईयर शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 20, ख़त्म होगा 30 जून 21 को। ये टैक्स ईयर है। इस डेट तक काउंट करना है। बंदा कब आया है? फेब में। तो डे ऑफ अराइवल काउंट होता है। तो फेब के 28 दिन हो गए, मार्च के हो गए, अप्रैल के, मई के, जून के, कितने बनते हैं? 1। हम ये लिखेंगे कि सिंस his stay in the relevant tax year is about 150 days which is less than 180 days, so ये क्या होगा हमारा इस टैक्स ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होगा। गॉट इट? अबरार चैप्टर 4 के नोट्स प्रिंट आउट फॉर्म में ला के दे देना। किनके पास चैप्टर 4 के नोट्स नहीं है? ये बच्चे काउंट कर लो, उतने लेके आने आपने, सारे ही आ जाएंगे। ये फ्री के हैं चैप्टर 4 और वो असाइनमेंट चैप्टर 4 के नोट PDF वाले शेयर किए ना, वो प्रिंट आउट में लाने हैं। आप अभी ले आओ। ये बताएं ज़रा मुझे पॉइंट 4। सब्र करें, रुको ज़रा, सब्र तो करो। बताएं जी, रेजिडेंट के नॉन रेजिडेंट। इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनरी। पहली लाइन में वो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि हमने इसको पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया है। अभी हम कानून पढ़ के आए हैं कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो क्या होगी? हमेशा रेजिडेंट होगी। उसके लिए तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हमने देखना ही नहीं था, बड़ा टाइम लगाया यार। ये बताएं ज़रा, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? ध्यान से ज़रा पढ़िएगा। क्या है? कैसे फैसला किया आपने? कैसे? अब पहली बात है, वो कहता है जी मिस्टर सलमान एक डीलर है प्रॉपर्टी का, इन USA केम टू पाकिस्तान ऑन 1 फरवरी 2020। ड्यूरिंग हिज स्टे अप टू 2 अगस्त 2020 इन पाकिस्तान ही रिमेन्ड इन पेशावर अप टू 30 जून एंड देयर आफ्टर टिल हिज डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान इन कोयटा। एज्यूम डैट, यहाँ पे उसने पंगा कर दिया। अजम्पशन क्या ली है कि कमिश्नर ने कहा है कि तुम कैलेंडर ईयर को क्या करोगे, अपना स्पेशल टैक्स ईयर के तौर के ऊपर इस्तेमाल करोगे। अब इसका टैक्स ईयर क्या होगा? 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 है। इसके पर्सपेक्टिव पे अब हमने डेज काउंट करने हैं। फेब में आया ना ये बंदा, तो फेब के आगे कितने? 28, मार्च के, अप्रैल के, मई के,
जून के, जुलाई के, अगस्त 2 को गया तो डे ऑफ डिपार्चर भी शामिल होगा। तो ये इसका टोटल डेज काउंट बनता है, कितना बनता है 183। तो इसलिए हम क्या कह देंगे कि सलमान साहब जो हैं वो इस टैक्स ईयर के रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होंगे। ये क्लियर है, समझ आ गया? आगे चलते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल रूल क्या पढ़ा है? रूल क्या पढ़ा है कि फॉरेन इनकम किसकी टैक्सेबल होती है? जो बंदा नॉन रेजिडेंट है क्या उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा? और उसकी पाकिस्तानी इनकम के ऊपर? मतलब पाकिस्तानी इनकम हर एक की टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम सिर्फ किसकी टैक्सेबल होती है? रेजिडेंट की टैक्स होती है। यही है रूल। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सेप्शन। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं कि अब हम कुछ ऐसे सिनेरियोस पढ़ने लगे हैं जिसमें आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन आपकी वो फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब अब हम देखेंगे स्कोप कि इसका स्कोप कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, उसको हम क्या करेंगे अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। नॉर्मल रूल क्या है कि कोई पर्सन अगर रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी? हमेशा टैक्सेबल होगी। ऐसी हमने बात की है। हमने कहा गवर्नमेंट अगर रेजिडेंट है फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है फॉरेन इनकम टैक्सेबल है उसी साल की, एओपी अगर रेजिडेंट है फॉरेन इनकम उसकी टैक्सेबल है। यही हम सारा पढ़ के आए हैं। अब हम ऐसे रूल्स देखने लगे हैं कि आप रेजिडेंट भी हैं, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन हमने कह दिया जा तुझे माफ़ किया फॉरेन इनकम लेके आने वाले कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, कि अब हम तुम्हारी फॉरेन इनकम के ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं ले रहे होंगे। ये 4 सिनेरियोज हैं। कौन कौन से? अगर आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, या अगर आपके पास फॉरेन सोर्स सैलरी है, या अगर कोई टैक्स ट्रीटी है, तो इन सिनेरियोज में, इन केसेस में आपकी फॉरेन इनकम एग्जेम्प्ट है, बेशक आप रेजिडेंट ही क्यों ना हो। इनको हमने डिस्कस करना है। ये इस नॉर्मल रूल की क्या है, एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट टर्म रेजिडेंट क्या होता है। क्रिकेट देखते होंगे आप लोग? क्यों देखते हो? पेपर पास करो पढ़ के। आपको पता होगा हम फॉरेन कोचेस लेके आते हैं, हमें यकीन है कि जब भी फॉरेन कोच आता है हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, हालांकि कभी नहीं जीते आज तक। अब फॉरेन कोच अपॉइंट कौन करता है? पीसीबी करता है। पीसीबी उसको एज अ जॉब के तौर पर लेके आता है, उसको नौकरी देता है, उससे कहते हैं कि जी आपने अगले 2 साल 3 साल क्या करना है, यहाँ पे नौकरी करनी है। आपका मैक्सिमम स्टे कितना होगा पाकिस्तान में? 2-2.5 साल का होगा। और वो क्या कर रहा है? बंदा नौकरी कर रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, वो कोच है। अब वो बंदा अगर फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन बंदा है, उसको बुला के आपने कोच यहाँ पर रख लिया है, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यहाँ की टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको जो यहाँ से इनकम मिल रही है वो क्या कहलाएगी? उसकी सैलरी कहलाएगी। क्यों? बिकॉज वो यहाँ पे जॉब कर रहा है। लेकिन खुद बताएं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के पाकिस्तान में आया है तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई इनकम नहीं कमा रहा होगा? वो कमा रहा होगा ना। माइट भी उसके ऑस्ट्रेलिया के बैंक में पैसे पड़े हो, उसको इंटरेस्ट आता हो, उसने वहाँ पे कोई स्टोर खोला हो, उसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी हो, उसके यहाँ रेंटल इनकम हो सकता है। अब इसका मतलब उसके पास तो फॉरेन इनकम आ रही है बिकॉज वो कंट्री छोड़ के आया है, लेकिन बैठा कहाँ पे हुआ है? पाकिस्तान। और बैठा भी 2 साल हो गए हैं। इसका मतलब कंसेक्टिवली वो 2 साल यहाँ मौजूद है, तो वो कौन है? रेजिडेंट हो गया। बिकॉज अगर उसका स्टे 183 डे से अबव हो गया, हम क्या कहेंगे? भाईजान आप तो रेजिडेंट हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी फॉरेन इनकम के ऊपर क्या लगना है? टैक्स लगना ही लगना है। लेकिन इन लोगों को हमने क्या कर दिया है? स्पेशल कैटेगरी दे दी है कि अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर गए, आपकी फॉरेन इनकम क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। अब इसका असूल क्या है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट आप कब हो सकते हैं? सबसे पहले कि आप अगर पाकिस्तान में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसकी नीयत से आए हैं? एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए।
पाकिस्तान में आके सिर्फ और सिर्फ नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, पाकिस्तान में आके आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। तो पहला रूल क्या है, किस पर्पस के लिए आए हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए, नौकरी करने के लिए। सेकंड इसमें क्या है कि आपका स्टे पाकिस्तान में जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, 3 साल तक होगा। कितना स्टे, 3 साल तक। पहला रूल क्या है इसमें कि किस पर्पस के लिए आए हैं, नौकरी करने के लिए। दूसरा इसमें क्या है, आपका स्टे कितना होगा, 3 साल तक होगा। उसके बाद इस स्टे के दौरान, इस अरसे के दौरान आप पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का बिजनेस नहीं करेंगे, कोई कारोबार जब तक आप पाकिस्तान में मौजूद हैं किसी किस्म की भी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और जब तक आप पाकिस्तान में रहेंगे, जितना अरसा रहेंगे, आप कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में रिसीव भी नहीं करेंगे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम क्या कह देंगे कि आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं। और अगर आप शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हुए, आपके पास ऑल द फॉरेन इनकम है, लेकिन उस फॉरेन इनकम के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, उसको हम क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप रेजिडेंट भी हैं, आपका स्टे भी मोर देन 183 डेज है, आपके पास फॉरेन इनकम भी है, लेकिन चूंकि आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो कैटेगरी क्या है बोले ज़रा, पहला असूल क्या है, एम्प्लॉयमेंटशिप। सेकंड स्टे कितना, थर्ड जो बिजनेस नहीं करना, और फोर्थ क्या है, कोई फॉरेन इनकम रिसीव नहीं करनी। तो जॉब करनी है पाकिस्तान में, स्टे 3 साल का हो, कोई बिजनेस नहीं करना और कोई फॉरेन इनकम रिसीव नहीं करनी। अगर ये चारों बातें पूरी हो जाएं तो आप कौन है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हैं, आपकी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट बुलाए सर, कोच को तो गवर्नमेंट बुलाती है ना, गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो चलता है इसमें, कोई भी खुद भी आ जाए, खुद भी अगर नौकरी करे चलेगा। लेकिन पाकिस्तान की इनकम का टैक्स होगा ना, फॉरेन पे तो नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स मारा है। पाकिस्तान की इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है, ऑलवेज टैक्सेबल। फॉरेन नहीं होगी, फॉरेन टैक्सेबल नहीं, बिकॉज उसके बाद फॉरेन इनकम तो होगी। बिजनेस मना करना है टैक्स, सिर्फ वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कारोबार नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं कर सकते। अगर बिजनेस करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कंसिडर नहीं होंगे। तो फिर फॉरेन वाली होगी, पाकिस्तान हर सूरत में है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हमारा क्या होता है। तो 4 असूल है, 4 बातें हैं, अगर वो हमारी कंप्लीट हो जाएं, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो उसकी फॉरेन इनकम के ऊपर हम कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लेंगे। पहली एक्सेप्शन हो गई है, रेजिडेंट भी है, फॉरेन इनकम भी है, टैक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की। रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स क्या होते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि एक्सपैट्रिएट कहते किसे हैं, क्या होता है एक्सपैट्रिएट, कोई बताएगा? क्या अपनी अंग्रेज़ी, एक्सपैट्रिएट किसे कहते हैं? आपके लिए इनफ है एक्सपैट्रिएट समझने के लिए, आपको समझ आ जाएगी एक्सपैट्रिएट क्या है, कि आप पैसे कमाने के लिए वतन अज़ीज़ छोड़ के जा रहे हैं, कि अब हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वहाँ जाके कुत्ते नहला लेंगे, बट यहाँ पे हमने काम नहीं करना। पैसे कमाने के लिए घर बार सब कुछ छोड़ छोड़े कहाँ चले गए हैं आप, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, कनाडा में चले गए हैं, अब वहाँ पे जाके आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, एक्सपैट कहलाएंगे, कि आपने सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। 10 साल 20 साल 25 साल कहाँ रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, पैसा कमाया है, सही यूरोप की ज़िंदगी इंजॉय की है, फिर आपको अचानक से ना एक दिन वतन की याद सताना शुरू हो गई। आपने कहा यार नहीं बशीरे, मरना है तो जाके अपने मुल्क में मरना है, इस गोरे की मिट्टी में दफन नहीं होना। हालांकि कमाया सारा गोरे से है, उस गोरे से कमा के पूरा अपना ख़ानदान पाला, लेकिन उसकी मिट्टी में दफन नहीं होना। क्यों? द रीज़न इज़ डैट कि वहाँ पर दफन होना बड़ा महंगा है, वहाँ कब्र बहुत महंगी है।
अफोर्ड नहीं होनी, इसलिए यहाँ पे क्या है हमारा पाकिस्तान सस्ता कब्रिस्तान है। और दूसरा, वहाँ पे अगर मर गए तो कौन पढ़ाएगा जनाजा? 5 सफ़े पूरी नहीं हुई तो दुआएं नहीं मांगी जाएंगी, कबूल नहीं होगी, बख्शिश उसकी नहीं होनी। तो फिर क्या करते हैं, ये फुल प्लानिंग करते हैं कि ज़िंदगी के बेहतरीन 30-32 साल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एंजॉय करेंगे। जब डॉक्टर ने कहा जी आपको शुगर हो गई है, आपका हार्ट फेल हो गया, बस आप चलते फिरते मर जाएंगे, फिर कहते हैं जी हम कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे और वहाँ पे मुअज़्ज़ज़ बन के बैठ जाएंगे। चौधरी साहब आ गए हैं, लंदन में 32 साल रह के आए हैं, हालांकि वहाँ पर कुत्ते लाए हैं इसने, बट यहाँ पे कौन है, एक मुअज़्ज़ज़ बंदा बैठा हुआ है जो क्या कर रहा है, पाकिस्तान आ गया छोड़ छाड़ के। तो जब ये पाकिस्तान वापस आते हैं, मतलब 10 साल 20 साल बाहर रहे, तमाम एसेट इन्होंने बाहर बिल्ड की है, अब ये क्या कर रहे हैं, परमानेंटली छोड़ के वापस आ गए हैं। जब ये परमानेंटली छोड़ के वापस आते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट्स कह रहे होते हैं। मतलब कुछ इस तरह से आपकी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होती है, इनका वेलकम कर रही होती है। आवाज़ आपका टीवी म्यूट है, आवाज़ है इसमें। तो गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, इनका इस तरह से ही इस्तकबाल कर रही होती है कि अब आप आए हैं, अपने पैसे वापस लेके आएंगे, अपने एसेट्स जो है वो वापस लेके आए हैं। तो अब आप खुद सोचें, एक बंदा जो 10 साल जो 20 साल पाकिस्तान से बाहर रहा है, जब वो पाकिस्तान आ जाएगा तो क्या वो बंदा अपने साथ फ़ौरन इनकम नहीं लेके आया होगा? आया होगा, लाजमी है ना कि जब एक बंदा पाकिस्तान से 10-20 साल बाहर रह के आ रहा है तो वो फ़ौरन इनकम पाकिस्तान लेके आया होगा। तो ये तो हमारा कहलाएगा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट। अब ये क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान परमानेंटली आ गया है। परमानेंटली क्या हो गया, पाकिस्तान में आ गया है। अब हमने इसकी फ़ौरन इनकम पे क्या करना है, टैक्स लगाना है और देखना है क्या ट्रीटमेंट नहीं है। रिमेंबर, कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, उसकी फ़ौरन इनकम अगर वो कोई रिसीव कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। पाकिस्तान आ गए हैं आप, एक्सपैट्रिएट से आपको फ़ौरन इनकम रिसीव होगी, वो एग्जेम्प्ट है। किस साल, मतलब जिस साल आप पाकिस्तान आके रेजिडेंट होते हैं, ये वाला ईयर रेजिडेंट ईयर आपका, और उससे नेक्स्ट ईयर, इन 2 सालों में अगर कोई आपको फ़ौरन इनकम मिली तो वो क्या होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ था 1 जुलाई 2020 को, ख़त्म हुआ जाके 30 जून 2021 को, ये टैक्स ईयर है। इस टैक्स ईयर में मिस्टर हाजी साहब जो है थे, मेरे ये पंगे मुझे वीगो में ले के जाएंगे, खैर डरता कौन है। इस टैक्स ईयर में क्या किया, वापस आ गए, और वो मतलब बेल्जियम की शामों में थे, फ्रांस में रहते थे, 10 साल वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारने के बाद कहा चल बशीरे पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ पे जाकर दफन हो जाएंगे। खैर है, पिंक भी गई है। वो पाकिस्तान आया 2 फरवरी 2021 को। दिस इज़ द डेट इन विच ही अराइव्ड इन पाकिस्तान। बताओ वो जिस साल पाकिस्तान आया, क्या वो इस साल रेजिडेंट हो गया? तो टैक्स ईयर 2021, ये क्या है हमारा, टैक्स ईयर 2021 है। इसमें तो ये रेजिडेंट नहीं हुआ ना, फेब में आया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इसका स्टे अराउंड बन रहा होगा 148 डेज़ का। तो टैक्स ईयर 2021 में ये कौन है, टैक्स ईयर 2021 में ये बंदा नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। लेकिन अब ये परमानेंटली पाकिस्तान आ गया, तो अगला हमारे पास आया टैक्स ईयर 22, उसमें क्या, क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा। और उससे अगला टैक्स ईयर 2023। एक बंदा जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट है, अगर वो पाकिस्तान आ जाए, वो जिस साल रेजिडेंट हो रहा है, ये वाला साल है, ये वाला साल, और उससे नेक्स्ट ईयर ये वाला साल, अगर इन दोनों सालों में उसने कोई फ़ौरन इनकम रिसीव कर ली तो वो फ़ौरन इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स ईयर 24 में इनकम मिली वो टैक्सेबल है, 25 में मिली टैक्सेबल है, लेकिन जिस साल वो वापस आ गया परमानेंटली, मतलब जिस साल रेजिडेंट हो गया वो वाला साल, और उससे अगला 1 साल, इन 2 सालों में अगर उसे कोई किसी किस्म की फ़ौरन इनकम मिली तो वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन
हर बंदा जो है वो रिटर्निंग एक्सपैट नहीं होता। उसके लिए कंडीशन है रिटर्निंग एक्सपैट बनने के लिए क्या, कि पिछले 4 कंसेक्टिव टैक्स ईयर में आपको नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। मतलब अगर वो इस साल रेजिडेंट हो रहा है ना, इस साल, तो पिछले प्रीवियस 4 साल, ये कौन सा बनता है, टैक्स ईयर 21, टैक्स ईयर 20, टैक्स ईयर 19, टैक्स ईयर 18, इन 4 सालों में वो क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, रिटर्निंग एक्सपैट कहते हैं। और जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट होता है उसकी फ़ॉरेन इनकम के ऊपर इन 2 सालों में हम टैक्स नहीं लेंगे। इन 2 सालों में रेजिडेंट भी है, फ़ॉरेन इनकम भी रिसीव हो गई है, बट उसके ऊपर कोई किसी किस्म का हमने टैक्स नहीं लिया। तो 21 और 22 जिस सा रेजिडेंट हो गया वो वाला, और उससे नेक्स्ट ईयर 2 साल है तो नहीं। ये पाकिस्तानी था, फिर बाहर गया, 4 साल तक नहीं पाकिस्तान में आया, तो पाकिस्तानी शहरी रेजिडेंट नहीं होगा? नहीं, पाकिस्तान का शहरी रेजिडेंट तब होगा जब उसका स्टे यहाँ पे 183 डेज़ का होगा। वो 4 साल यहाँ पे है नहीं था। उसके बाद है फॉरेन सोर्स सैलरी। सैलरी जो है ये गरीब लोग कमाते हैं, ये दुनिया का असूल है। तो जो फ़ॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहे हैं, रिमेंबर, अगर आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर आपने उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया, मतलब जिस मुल्क से आपने सैलरी कमाई है, अगर आपने उस कंट्री में टैक्स पे कर दिया है या कर देंगे या डिडक्ट हो गया है, और वो इनकम आप पाकिस्तान आके बता रहे हैं, तो वो इनकम एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं होता। मतलब फ़ॉरेन सोर्स सैलरी में कोई किसी किस्म का टैक्स आप पे नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज़ हम यही एज्यूम करते हैं कि सैलरी के ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होंगे उस कंट्री में, वही टैक्स यहाँ पे होना था, तो इसलिए सैलरी के ऊपर डबल टैक्सेशन नहीं करते। जिस कंट्री में टैक्स पे कर दिया है, तो फ़ॉरेन सोर्स सैलरी क्या है आपकी, यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे इनकम का वर्ड नहीं लिखा हुआ, किसका वर्ड लिखा हुआ है, सिर्फ सैलरी का। इनकम का वर्ड नहीं, इनकम में सारी इनकम आ जाएंगी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सब कुछ आ जाएगा, बट ये किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए, कि सैलरी जो है वो आपकी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और फ़ॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहे हैं, लेकिन ईयर एंड से पहले आप पाकिस्तान छोड़ गए हैं और ईयर एंड के ऊपर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो उस कंडीशन में भी उस टैक्स ईयर में आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी जो है वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का टैक्स जो है चार्ज, टैक्स ईयर एंड रेजिडेंट भी हो पाकिस्तान का। लेकिन अगर आप ईयर एंड पे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है ना, तब भी आपकी फ़ॉरेन सोर्स सैलरी क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद आखिरी है टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी बेसिकली क्या होता है, ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज़, बिटवीन 2 स्टेट्स, कि 2 ममालिक का आपस में क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया। अब 2 ममालिक ने एग्रीमेंट कर लिया आपस में, कंट्री और कंट्री बी ने। कंट्री ए ने कह रही हमारे मुल्क से कोई बंदा अगर इनकम कमा कर तुम्हारे मुल्क में आएगा तुम उस पर टैक्स नहीं लोगे, और तुम्हारे मुल्क से कोई बंदा इनकम कमा के हमारे मुल्क में आएगा हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे। एग्रीमेंट साइन हो गया कि कंट्रीज़ का आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट है कि ना हम तुमसे टैक्स लेंगे ना तुम हमसे टैक्स लेना। अब जब कंट्रीज़ ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है, तो बेशक अब आप उस कंट्री से पैसे कमा के आ रहे हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट हो गया हुआ है, टैक्स ट्रीटी साइन हो चुका है, तो इसलिए कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये क्योंकि स्टेट लेवल पे क्या हुआ है, ये हमारा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। फिर नीचे वाली लाइन में लिखा था ईयर एंड पे एडजस्टमेंट नहीं होगा। फ़ॉरेन सोर्स सैलरी का बात हुई है, सैलरी पे टैक्स नहीं होगा, सैलरी पे टैक्स नहीं होगा। ईयर एंड तक ना रहे तब भी नहीं होगा। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, फ़ॉरेन सोर्स सैलरी लेके आ रहा है, उसने डिक्लेयर तो करनी है, लेकिन चला गया छोड़ के पाकिस्तान। अब बेशक उसकी सैलरी पर टैक्स कटा है, नहीं कटा, वट एवर, बट वो पाकिस्तान मौजूद नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। वैसे भी सैलरी पे टैक्स नहीं, वैसे भी अगर सैलरी पर टैक्स उस वक्त एग्जाम्प्ट है जिस कंट्री सैलरी अर्न की है, अगर उस कंट्री पे सैलरी पर टैक्स कट रहा है तो फिर एग्जाम्प्ट होती है। 22 और 23 तो फिर रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं है वो। अगर वो 23 में चला गया, मतलब उसने हुकूमत को झूठ पकड़ा है, कोई नहीं, कभी ना कभी तो वापस आएगा, पकड़ लेगी गवर्नमेंट कि आपने हमसे झूठ बोल के बेनिफिट लिया है, आप रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट नहीं थे।
कब्र से निकाल देती है, आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। हमने सिर्फ चैप्टर 4 नहीं किया, आपको बता देता हूँ। हमने चैप्टर नंबर 4 का हाफ और अराउंड चैप्टर 4 से हमने 60% एरिया कर लिया। चैप्टर नंबर 10 से हमने कुछ एरिया किया। चैप्टर नंबर 11 से हमने 80% एरिया जो है वो कवर कर लिया। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके स्टडी टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से, सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिक्स जो है वो हमारी यहाँ तक थी। यहाँ पे हम इसको बेसिक्स को वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। इसको यहाँ पॉज कर लें।